हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है फर्स्ट सेकंड बुक से, ठीक है। जो हमारी भारत वाली बुक है, इंडिया वाली बुक है, उसमें से हम पहला चैप्टर करने वाले हैं आज। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। जैसा आपका सिलेबस पहले था सेम वैसा ही है। आपको केवल और केवल एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो आपको आपका काम चल जाएगा। आपको कोई एडिशनल चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। और वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको काफ़ी डीप और काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट जो है हमारे एनसीईआरटी में, सारी चीज़ें आपके सामने कवर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको वो चीज़ें नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि 14-15 अगस्त जो था उसकी मध्य रात्रि को देश आज़ाद हुआ था। और उस समय नेहरू जी ने एक संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जो कि काफी प्रसिद्ध भाषण है, जिसको बोला जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। हो सकता है कि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर इसको ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी से क्या अभिप्राय है, तो आप बताओगे कि ये एक भाषण था, ठीक है, जो कि नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था। किसको संबोधित करते हुए? संविधान सभा को संबोधित करते हुए, ठीक है। बहुत ही आसान है। आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, ठीक है। आगे देखिए। आजादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी। जब देश भारत आजाद हो गया था तो ऐसे में दो बात पे सभी की सहमति थी। वो कौन सी दो बातें थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। यानी जो शासन चलेगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में रहेगी, ठीक है। ये पहले से डिसाइड हो गया था। दूसरी चीज क्या है कि सरकार जो होगी हमारी, वो सभी के भले के लिए काम करेगी। सभी के भले के लिए मतलब यहाँ पे है, चाहे किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, ठीक है, कोई भी रंग रूप हो, कोई भी वर्ग हो, अमीर गरीब कुछ भी हो, सभी के भले के लिए काम होगा, ठीक है। सभी को इक्वल माना जाएगा। ये चीजें थी। आगे देखते हैं। आजाद भारत का जन्म जो था वो काफी कठिन परिस्थितियों में हुआ। हुआ क्या था कि आपको पता है 1947 में जिन हालातों में देश आजाद हुआ था, शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जो ऐसे जिसके साथ ऐसा हुआ हो। क्योंकि देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें मिला अभूतपूर्व हिंसा। यानी एक ऐसी हिंसा का दौर चला जो हमने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। बहुत मतलब 1947 का साल जो था वो बहुत ही ज्यादा हिंसा और विस्थापन का साल था। विस्थापन का मतलब क्या था कि एक जगह से लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है। बॉर्डर को पार करना पड़ा, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बना दिए गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि इधर से उधर जाना पड़ा, जिसकी वजह से काफी मतलब समस्याएं सामने आई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और ये हमेशा आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्र निर्माण की तीन प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। कौन से वो तीन चैलेंज थे जो कि हमारे सामने आए थे। तो सबसे पहला चैलेंज है कि एकता के सूत्र में बांधना। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत जो है एक विविधता से भरा हुआ देश है। वैरायटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। चाहे धर्म को लेकर हो तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों के को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, हर तरह के लोग मतलब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहूदी वगैरह। अब ऐसे में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश को एकता में बांध के रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले, उनकी संस्कृति में अंतर देखने को मिलता है, उनके रीति रिवाज में अंतर देखने को मिलता है, उनके त्योहारों में अंतर देखने को मिलता है, रहन सहन में अंतर देखने को मिलता है। यानी इतनी ज्यादा विविधता है भारत में। और इतनी सारी विविधता के बाद इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या को एकता के सूत्र में बांधना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। क्योंकि आपने पढ़ा हो, सेकंड चैप्टर आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ अंग्रेजों ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत जो है, भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, ये कभी भी मतलब शांतिपूर्वक रह नहीं सकता। एकता तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ऐसा ऐसा लोगों ने मतलब अंदेशा लगा दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा इतना ज्यादा मतलब जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट, विवाद कई जगह पे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि लोकतंत्र स्थापित करना। देखो, पहले से ही डिसाइड हो गया था कि जब देश आजाद होगा तो हमारी जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक होगी। मैंने आपको इस वाली लास्ट वाली स्लाइड में ही बता दिया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो।
ठीक है, यानी कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। तो दूसरा अब चुनौती भी यही थी कि देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है, तीसरी चुनौती जो थी वो ये थी कि संपूर्ण समाज का भला करना, क्योंकि आपको पता है जाति प्रथा थी, समाज में भेदभाव था। ठीक है, वर्ग अमीर गरीब के बीच में खाई थी। तो ऐसे में क्या है कि पूरे समाज का भला करना भी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख चुनौतियां थी। पॉइंट आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं। एक्सप्लेन करने के लिए 2 से 3 लाइन आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा पेपर में आता है और ये 2 मार्क्स में आता है, ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है या द्विराष्ट्र सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ये सिद्धांत जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि जो इंडिया है, जो ब्रिटिश इंडिया थी उस समय में, वो 2 कौमों का देश है, यानी कि उसमें 2 कौम रहती है। कौम का मतलब एक तरफ ये हिंदू बोलते थे और दूसरी तरफ मुस्लिम, यानी कि इन 2 कौमों का देश है। ठीक है, ऐसे में इन्होंने क्या करा, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी, जो कि बाद में विभाजन हुआ और इनके लिए पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या था, इसको इंग्लिश में 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं, यानी 2 नेशन, 2 राष्ट्र होने चाहिए। 2 राष्ट्र में एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर दी थी और कांग्रेस जो थी उसने इसका विरोध किया था। ठीक है, गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। गांधी जी ने ये कहा था कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। ठीक है, हालांकि बंटवारा हो गया और उनका वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि विरोध तो हुआ ही था। आगे देखिए, यहां से देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये आ सकता है फैज अहमद फैज, ये एक वामपंथी है और ये जो फैज अहमद फैज है इनकी कविता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे कि फैज अहमद फैज कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये एक कवि हैं। ठीक है, कैसे हैं, कैसी विचारधारा है, तो वामपंथी विचारधारा के, इसीलिए इनको क्या था, काफी समय तक इनका जेल में भी गुजरा था। इन्होंने नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, ये इनका प्रमुख कविता संग्रह है। कई बार हो सकता है आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें हो सकता है आपसे ऑप्शन में ये दे दें कि बताइए ये किसकी कविता है, और ऑप्शन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक बार अमृता प्रीतम को भी ध्यान दो, अमृता प्रीतम से भी क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अमृता प्रीतम कौन है, ये भी एक लेखिका है एक तरह से। तो ये कौन सी भाषा की है, पंजाबी भाषा की। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है सीबीएसई में। तो पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं, कथाकार हैं और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। पद्मश्री और ज्ञानपीठ जैसे बड़े पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। ठीक है, विभाजन के बाद दिल्ली में आ गई थी, निवास है इनका, और जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका जो थी नागमणि, उसमें ये संपादन करती थी। ठीक है, तो अमृता प्रीतम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है पेपर में। अब बात करते हैं एक बड़े टॉपिक की, विभाजन की प्रक्रिया। अब देखिए, 2 नेशन थ्योरी तो रख दी सामने मुस्लिम लीग ने, उसके तहत उन्होंने बोल दिया भाई जो इंडिया है वो 2 कौमों का देश है, हमारे लिए अलग देश बना दो। तो ऐसे में क्या हुआ, देश का विभाजन किया गया। तो विभाजन की क्या प्रोसेस अपनाई गई, इसको समझिए। तो देखिए, ऐसा फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जानते थे, ठीक है, जाना जाता था, अब वो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच में बांट दिया जाएगा, यानी कि बंटवारा कर दिया जाएगा। और ये जो विभाजन था ये दर्दनाक तो था ही, लेकिन इस फैसले को करना या फिर इसको अमल में लाना ज्यादा कठिन था। कठिन क्यों था, क्योंकि देखो यहां तो सीधा सीधा बोल दिया कि 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन ये बोलना आसान है पर रियल में इसको कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो विभाजन था वो धर्म के आधार पे हुआ था। किसके आधार पे हुआ था, धार्मिक बहुसंख्या, यानी कि धर्म के आधार पे। और धर्म के आधार पे होने का मतलब है कि ऐसे में पूरे देश में ये देखना पड़ेगा कि हिंदू कहाँ पे ज्यादा है, मुस्लिम कहाँ पे ज्यादा है, और ऐसा पूरे देश में बिखराव था, मतलब ऐसी कुछ जगह को काउंट कर पाना काफी मुश्किल था। ठीक है, इतनी जल्दी ये सब हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान जो है बहुसंख्यक है, यानी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, उस इलाके को पाकिस्तान का भूभाग कह देंगे, और जहां जो शेष बच जाएगा वो भारत कहलाएगा। ये फैसला हुआ। ये थोड़ी आसान आपको लग रही होगी बात, लेकिन असल में इसमें कई तरह की दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी, तो पहली बात तो ये है इसमें कि जो ब्रिटिश इंडिया था, इसमें कोई भी एक सिंगल ऐसा इलाका नहीं था जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हो, यानी जनसंख्या बिखरी हुई थी। ठीक है,
और ऐसे दो इलाके ऐसे देखे गए जहां पे मुसलमानों की आबादी जो थी वो ज्यादा थी। अब ऐसे में समस्या देखो, एक इलाका ऐसा हो जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो तो उसको पाकिस्तान बनाना आसान था, लेकिन ऐसे दो इलाके मिल गए और दोनों अलग अलग जगह पे, ठीक है, एक पूर्व में है, दूसरा पश्चिम में है। अब दोनों को ऐसा थोड़ी है कि मतलब इस जगह को उठाकर इसके साथ में ले जाके रख दें और ये एक बड़ा एरिया बन जाए, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। तब ऐसे में समस्या ये थी कि अब भाई पाकिस्तान बनाए तो कैसे बनाए, ठीक है। तो ये पश्चिम और पूर्व वाला जो मामला था ये थोड़ा पेचीदा हो गया था, तो ऐसे में कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में क्या किया गया, ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जो है उसमें दो इलाके होंगे, यानी दो पाकिस्तान बनाए जाएंगे, ठीक है। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाके बांग्लादेश बन गया, ठीक है। ये बांग्लादेश बन गया बाद में 1971। तो इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा, यानी कि इधर पाकिस्तान पश्चिम में, एक इधर पाकिस्तान, और इसके बीच में जो होगा वो भारत हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी बात, एक समस्या की बात और थी, वो भी आप देखिए। दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम बहुल, यानी मुस्लिम बहुल इलाका जो है वो पाकिस्तान में जाने को, हर इलाका मतलब जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे, और ये आपके पेपर में आता हुआ है, ये एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने भी जो टू नेशन थ्योरी थी, जो दो राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत था, ये इसके खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बात को भी अनदेखा किया गया, नहीं मानी गई इनकी बातें, ठीक है। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में ही शामिल मान लिया गया। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है और पेपर में आते हैं, तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। अब तीसरी समस्या देखो, दो समस्या बता दी, तीसरी समस्या और ज्यादा गंभीर थी। तीसरी समस्या ये थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, ठीक है, जैसे कि पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल में आप अगर मैप में देखोगे तो इधर की साइड आपको बंगाल दिखेगा, ठीक है, पूर्व की ओर, और पश्चिम की साइड में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको पंजाब दिखेगा। तो पंजाब जो आज के समय में हमारा पंजाब आप देखते हो, ये इधर भी होता था पहले, पाकिस्तान में काफी बड़ा हिस्सा होता था, लेकिन अब इधर का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो वो पाकिस्तानी पंजाब कहलाता, पाकिस्तान का एरिया में आ जाता है, ठीक है, बाकी इधर पंजाब बचा। तो पंजाब और बंगाल जो है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मतलब बड़े एरिया हैं दोनों। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जैसे मान लो ये बंगाल है, यहाँ पे इतना एरिया है जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, बाकी जगह पे अन्य धर्म के लोग रहते हैं। और ऐसे ही पंजाब में भी कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। अब समस्या ये आ रही थी कि भाई पूरे पंजाब में थोड़ी मुस्लिम ज्यादा हैं और पूरे बंगाल में मुस्लिम ज्यादा नहीं है, कुछ एरिया में है, तो अब इसको कैसे मतलब इसका बंटवारा करें, ये समस्या थी। तो देखिए, ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में, यानी पंजाब और बंगाल में, बंटवारा जो है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे होगा, और इसमें जिले और उसके निचले स्तर का जो लेवल है उसके आधार पे होगा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट देखा जाएगा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, उसको पाकिस्तान के एरिया में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। तो देखिए, ऐसे में क्या है कि 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात तक ये फैसला ही नहीं हो पाया। इसका मतलब ये था कि जब आजादी का दिन, अगले दिन जब सुबह हुई, तो लोगों को यही नहीं पता था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा जो है वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे हिंसक दंगे हो गए, ठीक है। तो इसलिए पंजाब और बंगाल का जो विभाजन था वो काफी ज्यादा तकलीफ दे साबित हुआ। इसके बाद एक चौथी समस्या भी थी, वो कौन सी थी, ये समस्या जो है ये थी अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक वो होते हैं, जैसे मान लो कोई एरिया है जहाँ पे हिंदू है, वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे अन्य धर्म के जो लोग हैं जिनकी संख्या काफी कम है तो वो अल्पसंख्यक हो जाएगी। या मान लो कोई एरिया है जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे अगर हिंदुओं की संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इस तरीके से। तो अल्पसंख्यकों की समस्या थी सीमा के दोनों तरफ, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ देखें तो अल्पसंख्यक रहते थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में है वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, यानी जो पाकिस्तान में चला गया था वहां पे हिंदू और सिख थे लाखों की संख्या में। और इसी तरीके से पंजाब और बंगाल के जो भारतीय भूभाग थे, जो भारत वाले हिस्से थे, उसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। अब इनका क्या किया जाए, ये समस्या आ रही थी, ठीक है। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह की सांसत में थे, एक तरह की कंफ्यूजन में थे, ठीक है, कि करें क्या। और ऐसे में लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में क्या है, विदेशी बन गए, यानी कि जहां पे वो रहते आए थे, जहां पे उनका घर था, सब कुछ था, अब वहां पे ये विदेशी बन चुके थे, ठीक है। जिस जमीन पर उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, अब वहां पे ये विदेशी हो चुके हैं।
जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक लोग थे उन पे हमले करने शुरू हो गए, हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका कि ये समस्या जो है ये कितनी विकट हो जाएगी, कितनी विकराल हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि देखो कोई योजना तो थी नहीं, तो स्टार्टिंग में ये लग रहा था ये टेम्परेरी है, ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, ये कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था शुरू में। ठीक है, शुरू में सब यही मान के चल रहे थे, लेकिन ये अस्थायी नहीं रही, ये बल्कि काफी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, हिंसा जो थी वो नियंत्रण से बाहर चली गई, और दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक हैं इनके पास एक ही रास्ता बचा। वो रास्ता क्या था? अपने घरों को छोड़ो और चंद घंटों के अंदर जो बॉर्डर को पार करके, जहां पे भी मतलब जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान की तरफ जाएं और बाकी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आए, इस तरीके की चीजें थी। तो ये तो था पूरा विभाजन की प्रोसेस, प्रक्रिया। अब बात करेंगे विभाजन के परिणाम क्या हुए। देखो डीप बता रहा हूं, मैं चाहता तो इसे सपोर्टिंग की तरह शॉर्ट में बता देता, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूँ क्योंकि लाइनों से भी क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में आते हैं, ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो। ठीक है, आगे देखिए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई, क्योंकि जब देश डिवाइड हो गया था, बंटवारा हो गया था, पार्टीशन हो गया था, तो ऐसे में लोगों को इधर से उधर जाने की जरूरत पड़ी थी। आबादी का जो ये स्थानांतरण था, यानी ये जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, ये आकस्मिक था, यानी अचानक से इनको करना था, अनियोजित था, पहले से नहीं पता था, कोई इसकी प्लानिंग नहीं थी, और त्रासदी भरा था, क्योंकि आपने देखा हमले हुए, दंगे हुए, ये चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद क्या है कि ये मानव इतिहास के अब तक के जो मतलब स्थानांतरण हुए थे उसमें सबसे भयंकर स्थानांतरण माना जाता है, जिसमें धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। ठीक है, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ये जो शहर है ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक अखाड़े बन चुके थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब दंगे, लड़ाई झगड़े हुए थे। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक जो है वो अपने घरों से भाग खड़े हुए, और अक्सर उनको अस्थायी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे शरणार्थी शिविर जो रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं उसमें इनको जगह मांगनी पड़ी, वहां पे पनाह लेनी पड़ी, शरण लेनी पड़ी। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन था वो भी मतलब इन लोगों के साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। ठीक है, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, उनसे जबरन शादी की। ठीक है, और उनका धर्म परिवर्तन भी करा, यानी कि जो मतलब जिस से शादी करवाई उसी का धर्म उसको अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने ही अपनी कुल की इज्जत, यानी अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपने घर की जो बहू बेटी थी उनको मार डाला। ठीक है, लोगों ने खुद ही मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे भाई कि उनकी बेटी किसी दूसरे धर्म में जाए, या कोई जबरन उसे किडनैप करे, उसे शादी करे। ठीक है, हत्या बलात्कार तक हो जाते थे, तो ऐसे में वो चाहते थे कि उसको खत्म ही कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के जो लेखक थे उस समय, या जो कवि थे, या जो फिल्म निर्माता थे, उन सब ने उस समय जो उपन्यास लिखे जाते थे, या जो कथाएं लिखी जाती थी, जो कविता होती थी, या जो मूवी बनती थी, उसमें ये जो मारकाट की जो दृश्य थे वो दिखाते थे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, समाज में जो चीजें चल रही होती है, जैसा समाज होता है वैसी ही किताबें लिखी जाती हैं। ठीक है, वैसी ही मूवी फिल्में आती हैं, और वैसी ही चीजें आपको साहित्य में देखने को मिलती है। तो उस समय जैसा माहौल था वैसी ही चीजें आपको लिटरेचर में, मूवीज में, हर जगह देखने को मिलेगी। के बाद क्या है कि विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों की अभिव्यक्ति जो है वो इनकी मूवी के जरिए, उपन्यास के जरिए, लघु कथा के जरिए, कविता के जरिए देखने को मिलती है। विभाजन जब हुआ था, बंटवारा जो हुआ था, इसमें केवल वित्तीय संपदा के साथ, ये मत सोचना केवल वित्तीय संपदा जो है उसी को लिया, बल्कि उसके साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, इनका बंटवारा किया गया। सरकारी और जो रेलवे के कर्मचारी थे इनको भी बांट लिया गया। और विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अप्रोक्स है। ठीक है, ये जो फिगर होते हैं ये लगभग में होते हैं, हमेशा याद रखना, लगभग 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। और जब विभाजन हो चुका था, लोग इधर से उधर जा चुके थे, तो ऐसे में काफी ज्यादा मतलब अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, ये सारे पॉइंट आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, के बाद देखो, आजादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। उन दिनों वो कलकत्ता गए, वहां पे हिंसा रोकने के लिए उन्होंने अपील करी, और गांधी जी दिल्ली में भी आए वहां से फिर, और इनकी बातों का कुछ असर भी हुआ, कुछ समय के लिए कुछ जगह पे हिंसा में ठहराव भी दिखा। फिर 1948 में क्या होता है कि इन्होंने उपवास रखा, और उनके उपवास के बाद हिंसा और तनाव में काफी कमी आई थी। फिर 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम विनायक गोडसे, इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है,
तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, पेपर में आता है ये, तो इसको लाइन को बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए क्या है कि आपके सिलेबस में पूरा एनसीईआरटी डिक्टो है, लेकिन एक चीज है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे रखी है, वो है पटेल जी के बारे में, पटेल जी तथा राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इसको समझिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रियासत वगैरह के बारे में, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नाम ले, तो ध्यान से देखिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे पटेल जी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के गृह मंत्री भी थे, और 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में और 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुई थी, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर गए थे। आजादी के समय आपको पता है रजवाड़ों की समस्या, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रजवाड़े वाला टॉपिक, ठीक है। रजवाड़ों की एकीकरण की समस्या जो थी वो राष्ट्रीय एकता के लिए और अखंडता के लिए चुनौती बनी हुई थी। ऐसे में क्या थे, सरदार पटेल जो थे इन्होंने 565 जो देसी रियासतें थी उसका एकीकरण करने का साहसिक काम किया। ठीक है, इन्होंने जिम्मेदारी ली और उसको कर दिखाया। इसीलिए इसीलिए इनको भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये फेमस है। ठीक है, इनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल स्पष्ट था, और ये काफी मतलब अच्छे अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। कूटनीतिक कौशल था इनके अंदर, दूरदर्शिता थी, भविष्य के बारे में सोच सकते थे। ठीक है, 565 रियासतों को इन्होंने भारतीय संघ में मिलाने के लिए सहमति उनकी ले ली थी। ठीक है, उनको अपने भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा काम था। यहां तक तो आपकी बुक में है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आगे देखो। सरदार पटेल को एकीकरण में मुख्यतः 3 राज्यों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि मणिपुर में भी था, मणिपुर भी आप कह सकते हो। ठीक है, वैसे 4 राज्य आते हैं, पर यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दिक्कत आई थी। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में मिलाया। पाकिस्तान की मंशा जो थी वो ये थी कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत को और टुकड़े करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन सरदार पटेल जो थे उन्होंने पर कश्मीर पे काम किया, और इन्होंने अन्य नेताओं से इनकी जो सोच थी वो भिन्न थी। हैदराबाद की तरह ये कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाह रहे थे, लेकिन जो दूसरे नेता थे, जो अदूरदर्शी आप कह सकते हो नेता थे, जैसे नेहरू जैसे नेता हो गए, इन्होंने क्या करा, सरदार पटेल पर बाकी नेहरू जैसे या फिर अन्य जो नेता है इन्होंने दबाव बनाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मामला अटक जाता है वहां पे। फिर इसके बाद भारत में पूरी तरह से विलय कराने में कश्मीर का हम असफल हो गए, क्योंकि कश्मीर का कुछ ही हिस्सा भारत में है, बाकी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जिसको पीओके कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इनको एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानते हैं। इनको हम कहीं ना कहीं एक सूझबूझ वाले कूटनीतिक और दूरदर्शी नेता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 से 3 पॉइंट जो है आप याद रखना, पेपर में हो सकता है इनके बारे में पूछ ले आपसे। अब बात करेंगे हम रजवाड़े, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रजवाड़ों के बारे में कि रजवाड़े क्या हैं। तो इससे पहले आपको समझाने से पहले ये दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो और यहाँ से समझो, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो, ब्रिटिश इंडिया जो था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं, ठीक है, उस समय जो एरिया थे वो 2 हिस्सों में बांटे हुए थे। एक तरफ थे देसी रजवाड़े, यानी जो रियासत होती थी, ठीक है, उसको देसी रजवाड़े कहा जाता था। दूसरी तरफ थे अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी कि जहां पे अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व था, और यहाँ पे भी मतलब रियासतों में भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का प्रभुत्व था, लेकिन यहाँ पे इन राजाओं के द्वारा शासन होता था। ठीक है, राजा अंग्रेजों की बात ही मानते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में राजा हैं, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट शासन करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का शासन यहाँ भी है और अंग्रेजों का शासन यहाँ पे भी है। यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे राजाओं के थ्रू हो रहा है शासन, बस यही फर्क है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था और यहाँ पे राजाओं के द्वारा शासन होता था, लेकिन राजा जो होते थे वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, वो ब्रिटिश के अनुसार ही चलते थे। ठीक है, तो ये था पूरा मामला, यही आपको याद रखना, यही रजवाड़े रियासत कहलाते थे। ठीक है, भारत में 565 के करीब रियासतें थी। तो अब हम आगे इसको पढ़ेंगे और आपको सब कुछ जैसा जैसा बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था, अभी आपको यहाँ पे दिखाया मैंने। 2 हिस्से कौन से थे, एक तो जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहे हैं और एक जहां पे राजाओं के द्वारा शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ब्रिटिश इंडिया जो है 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे।
ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो एरिया थे वहां पे अंग्रेजी सरकार जो थी वो सीधा नियंत्रण करती थी। और दूसरी तरफ जो छोटे बड़े आकार के राज्य थे इनको रजवाड़ा कहा जाता था। यहाँ पे क्या होता था, राजा के द्वारा शासन होता था, और राजा जो थे वो ब्रिटिश जो राज होता था उसके अधीन होते थे, ठीक है, यानी उनके अकॉर्डिंग ही वो शासन चलाते थे, ठीक है। तो ये आपको समझना था। और रजवाड़ों की समस्या देखियो, आज अब समस्या देखो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो, आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। यानी जाते जाते भारत को तोड़ने के लिए ये काम कर दिया कि आजादी भारत को मिल जाएगी, जैसे ही भारत आजाद होगा तो रजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे, और रजवाड़े चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, यानी उनको एक रास्ता दिखा दिया, ठीक है। हालांकि था वो पूरा भारत का ही हिस्सा, लेकिन फिर भी। तो देखिए, इसका मतलब ये था कि रजवाड़े जो हैं जिनकी संख्या 565 है, वो ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पे आजाद हो जाएंगे। और अंग्रेजी राज का नजरिया ये था कि रजवाड़े जो हैं वो अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में रहें, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। यानी इनको 3 ऑप्शन दे दिए, या तो आप भारत के साथ हो जाओ, या पाकिस्तान के साथ हो जाओ, या स्वतंत्र हो जाओ। अब मान लो 565 रियासतें थी, कितनी ज्यादा हैं, इसमें से मान लो 10 ये बोल देते हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, मान लो 20 ये बोल देते हैं कि हम भारत की तरफ जाएंगे, ठीक है, और बाकी बोल देते हैं कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ऐसे में देश टूटने का खतरा हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा जो अखंड भारत है उसका सपना टूट जाता। तो ये चाल इन्होंने यहाँ पे चल दी थी। तो ऐसे में देश को टूटने से बचाने के लिए जो वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो कि कूटनीतिक तौर पे बहुत ही मतलब अनुभवी थे, आप ऐसा कह सकते हो, उन्होंने इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में सहमति से मिलवाया, भारतीय संघ में शामिल किया, और देश को टूटने से बचाया, वरना देश के बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते, ठीक है। तो ये समस्या थी। आगे देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला जो था वो रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, वो राजा को करना था। राजा जैसा चाहे वैसा कर सकता था, ठीक है, ये चीजें थी। तो ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था, और ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत का जो हमारा सपना था कि बिना टुकड़े वाला भारत, तो इस पे खतरा मंडरा रहा था। हालांकि देखो, पाकिस्तान के रूप में हमारे टुकड़े पहले ही हो चुके हैं, हम नहीं चाहते कि और ज्यादा टुकड़े हों। इसके बाद क्या होता है कि ये समस्या रंग दिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे वो घोषणा कर देते हैं कि वो अपने राज्य को आजाद रखेंगे। अब मान लो एक ने कर दिया तो हो सकता है दूसरा भी कर दे, तीसरा भी कर दे, और फिर वही विवाद हो जाएगा। अगले दिन क्या कहते हैं, हैदराबाद का जो निजाम था उसने भी यही घोषणा कर दी कि भाई वो भी आजाद रखेगा। भोपाल के जो नवाब थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, इन्होंने ये कहा कि संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, नहीं होना चाहते। तो यहाँ पे आप देखो, आगे देखो, यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे 1 नंबर में। सबसे पहले किसने कहा था, त्रावणकोर के राजा ने। हैदराबाद का कौन था, निजाम। के बाद संविधान सभा में कौन नहीं शामिल होना चाहता था, भोपाल का नवाब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान जो है वो छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाएगा। अब सोचो कि देश में छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, अलग अलग बन जाए, तो देश कैसे टूट सकता था, ठीक है, कितना मतलब नुकसान हो सकता था देश को। तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार जो थी उसने कड़ा फैसला लिया, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस कदम का विरोध करा, क्योंकि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि पाकिस्तान की तरफ भी आ जाएं कुछ रियासतें। तो इसलिए कांग्रेस ने कड़ा फैसला लिया। लीग का ऐसा मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। रजवाड़ा के जो शासक थे उनको मनाने समझाने में सरदार पटेल जो थे इन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और ज्यादातर जो रजवाड़े थे इनको भारतीय संघ में इन्होंने शामिल कर लिया और राजी कर लिया, ठीक है। इनसे सिग्नेचर कराया गया था एक सहमति पत्र, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब था जो रियासत का राजा इस पे साइन करता था, इसका मतलब था कि वो अपनी सहमति दे रहा है भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता था, यानी वो भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। 4 ऐसी रियासतें थी जिसके विलय में कठिनाई आई। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। पहले ही है जूनागढ़, दूसरे पे हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ठीक है। ये चारों रियासतों के नाम याद रखना है बिल्कुल। बाकी रियासतें तो आसानी से शामिल हो गई, लेकिन इन चारों को शामिल करने में कुछ दिक्कतें आई। वह इसमें से हम मेनली हैदराबाद और मणिपुर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा हैदराबाद की रियासत का विलय। ये हैदराबाद की रियासत का विलय जो था वो आसानी से नहीं हुआ था, तो क्या उसके पीछे करना पड़ा
वो हम पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए हैदराबाद की रियासत जो थी बहुत बड़ी थी, इसके चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने अगर हम हैदराबाद की बात करें तो बहुत बड़ा होता था, उसमें आज के महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि इसमें दक्षिण का और भी कुछ हिस्सा आ जाता था, ठीक है। यानी कि ये हैदराबाद जो है ये आज के समय में जो उस समय का जो हैदराबाद था उसमें आज के समय के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी एरिया थे। तो सोचो कितनी बड़ी रियासत रही होगी उस समय में। तो हैदराबाद के जो शासक थे उसको निजाम कहा जाता था। निजाम जो था वो दुनिया के ताकतवर और दौलतमंद लोगों में इसका नाम आता था। निजाम ये चाहता था कि हैदराबाद की जो रियासत है उसको आज़ाद रियासत रहे, यानी कि वो शामिल नहीं होना चाहता था। कहीं ना कहीं इसका झुकाव जो था वो पाकिस्तान की तरफ था, ठीक है। ये अपने आप को भारत में नहीं शामिल करना चाह रहा था। इसी बीच क्या होता है, भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही, सरकार से बातचीत चल रही थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच में निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन चल जाता है। इस आंदोलन में किसान जो होते हैं वो और महिलाएं जो होती हैं वो, यानी कि किसान और महिलाएं जो है वो निजाम के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि ये इसका जो शासन था वो दमनकारी था, बहुत बेकार शासन था। और महिलाएं जो होती थी वो ज़्यादा जुल्म का शिकार होती थी, इसीलिए आंदोलन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आंदोलन को जब निजाम ने देखा कि, तो ऐसे निजाम ने क्या करा, एक अर्धसैनिक बल भेज दिया। जो रजाकार, जो मतलब उसके जो सांप्रदायिक होते थे, ये काफी सांप्रदायिक होते थे। ये क्या करते थे, मुस्लिम थे तो मुस्लिमों को नहीं करते थे, नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन हिंदू या फिर अन्य धर्म के लोग थे उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे, कम्युनल थे और बहुत ही अत्याचारी थे। रजाकारों ने क्या करा, गैर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया, जो मुस्लिम नहीं थे उनको निशाना बनाया, लूटपाट मचाई, हत्या, बलात्कार पे उतारू हो गए। फिर ऐसे में क्या हुआ, 1948 के सितंबर में भारतीय सेना जो है वो गई और निजाम के सैनिकों जो थे इन पे काबू पाने के लिए हैदराबाद में पहुंच गई, ठीक है। रुक रुक कर इनके बीच में लड़ाई चली, लास्ट में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। जब आत्मसमर्पण किया तो ऐसे में हैदराबाद की जो रियासत थी उसका भारत में विलय हो गया। तो ये थी पूरी स्टोरी, ठीक है, याद रखनी आपको। नेक्स्ट है हमारी मणिपुर। मणिपुर की रियासत का विलय कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए आजादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के जो राजा थे इनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बदले में उनको आश्वासन दिया था कि जो आपकी आंतरिक जो स्वायत्ता है, जो आपको सुविधाएं मिल रही है वो बरकरार रहेंगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव भी करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया, ठीक है, संविधान के तहत राजतंत्र। और मणिपुर भारत का पहला भाग है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, पहला हिस्सा है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे पहली बार चुनाव कराए गए थे, ठीक है। तो मणिपुर की जो विधानसभा थी, अब यहाँ पे है विवाद, मतभेद। तो मणिपुर की जो विधानसभा है ये भारत में विलय के सवाल पर इसमें मतभेद है। कुछ लोग चाहते हैं भारत के साथ विलय, सही है, ठीक है, लेकिन कुछ इसके खिलाफ है, वो सही नहीं मानते इसको। तो मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन जो वहां की दूसरी पार्टियां थी वो इसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि इसमें मिलाया जाए। तो मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा को दबाव डालकर भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो इससे क्या हुआ, इसमें भारत सरकार को सफलता जरूर मिली, लेकिन वहां के जो लोग थे वो इससे नाराज थे, क्रोध, गुस्से में थे और नाराजगी थी, और आज भी उनके अंदर ये नाराजगी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मणिपुर का होता है विलय। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों को पुनर्गठन कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी। तो देखिए औपनिवेशिक शासन के समय में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय में प्रांतों की जो सीमाएं थी वो प्रशासनिक सुविधा, जैसे उनको प्रशासन करना है उस सुविधा के लिहाज से उन्होंने तय कर दी थी कि भाई इतना एरिया हो गया, इस पे प्रशासन चलेगा, ये एक एरिया, ये दूसरा राज्य, ये तीसरा राज्य। जैसे जैसे मतलब वो जीतते गए भारत को, जो जो क्षेत्र उनके अंडर में आता गया उसको वो एक प्रांत बनाते गए और अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। लेकिन ये बात तब तक की थी जब तक अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो देश आजाद हो गया है। अब ऐसे में ये डिसाइड हुआ था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पे हम राज्य बनाएंगे, ठीक है, ये पहले से डिसाइड था। लेकिन आगे देखिए 1920 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, देखिए क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, वहां पे ये डिसाइड हो गया था कि हम क्या करेंगे, जब देश आजाद होगा तो हम भाषा के आधार पे हम क्या करेंगे,
राज्यों को पुनर्गठित करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे। पहले से डिसाइड था, लेकिन पहले ये थोड़ी पता था कि देश आजाद होगा तो उस टाइम बंटवारा हो जाएगा, देश आजाद होगा तो उस समय देश में दंगे हो जाएंगे, ये थोड़ी पता था। तो ऐसे में सरकार वैसे ही डर रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए वो सोचे कि भाषा के आधार पर हम अगर तो यहाँ पे समस्या क्या थी, जब पहले ही डिसाइड है कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करेंगे, तो समस्या क्या है, तो समस्या ये थी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अब मान लो ऐसे बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश बना दो, और सरकार बोल देती है यस बना देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, दूसरे राज्य बोलेंगे भाई हमें भी भाषा के आधार पे बना दो, तीसरा बोलेगा हमें भी बना दो, ऐसे कर करके देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इतने सारे राज्य बन जाएंगे, फिर से मतलब कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़े दंगे वाला माहौल हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो सरकार इस चीज को लेकर डर रही थी उस समय, हाँ और ना की स्थिति में थी कि ऐसा करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई नेगेटिव परिणाम देखने को मिले, ठीक है। तो 1920 में पहले से डिसाइड था नागपुर अधिवेशन में कि जब कांग्रेस ने मान लिया था कि जब देश आजाद होगा तो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो हम भाषा के आधार पर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आजादी और बंटवारे के बाद जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, वो बदल चुके थे। अब ऐसे में सरकार को डर लग रहा था, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ऐसे सीमांकन को बनावटी और खारिज मान जो अंग्रेजों के समय में जो राज्य इन्होंने बना रखे थे, तो हमारी सरकार इसको बेकार मान रही थी, ठीक है। ये स्लाइड 2 बार आ गई है गलती से, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए तो अव्यवस्था फैल जाएगी, देश टूटने का खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला करा कि अभी इस प्लान को हम स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं, इस फैसले को बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ है, इतनी सारी समस्या पहले से आ गई है, बंटवारा हो गया, ये सब हो गया, तो क्यों ना इसको हम कुछ समय के लिए रोक दें। सरकार ने जब ये फैसला लिया, तो ऐसे में केंद्रीय जो नेतृत्व ने फैसला लिया, तो इस फैसले के खिलाफ जो स्थानीय नेता थे और जो जो लोग थे उन्होंने चुनौती दे दी। पुराने मद्रास की बात करें तो पुराना जो मद्रास है उसमें तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुराना मद्रास जो है बहुत बड़ा एरिया होता था, दक्षिण भारत में आप देखोगे, उसमें आज के तमिलनाडु, आज के आंध्र प्रदेश, आज का केरल, आज का कर्नाटक, इनके काफी हिस्से उसमें शामिल थे। तो सोचो कि कितना बड़ा हिस्सा होगा इसका, इतने बड़े हिस्से में ये मांग उठी। तो विशाल आंध्र आंदोलन हुआ, इसमें आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए डिमांड की गई। इसमें यह कहा गया कि जो मद्रास प्रांत में जो जो एरिया जहाँ पे मतलब लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, उस इलाके को एक अलग राज्य बना दो और इसका नाम आंध्र प्रदेश रख दो, ठीक है। ये डिमांड थी। सरकार डर रही थी फैसला लेने से, सरकार ने अगर इसको यस कर दिया तो यही मांग दूसरे राज्यों से उठेगी, देश टूट सकता है, इसलिए सरकार डर रही थी। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक पार्टियां जो थी, जो शक्तियां थी, वो इस बात के लिए सहमत थी कि हाँ भाई बना दो, अलग बना दो। लेकिन केंद्र की सरकार डर रही थी, तो सरकार जो थी, केंद्र की सरकार, वो हाँ और ना की दुविधा में थी। तो कांग्रेस के ऐसे में क्या होता है, कांग्रेस के नेता थे जो जिनका नाम था श्री रामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है। इन्होंने फैसला करा कि ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। 56 दिनों तक भूख हड़ताल इन्होंने करी और इसके बाद इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ हो गई तो अव्यवस्था फैल गई। आंध्र प्रदेश में जगह जगह पे हिंसा होने लगी, लोग सड़कों पे उतर गए, विधायकों ने, जो एमएलए होते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, मतलब बड़े लेवल पे मतलब हिंसा प्रदर्शन हो गया। तो सरकार ने देखा और सरकार को लगा कि हमें फैसला लेना चाहिए। तो ऐसे में 1952 में फैसला हुआ कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना देंगे, ठीक है, एक अलग राज्य बना देंगे। तो ऐसे में सरकार ने फैसला ले लिया। फिर इसके लिए बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम क्या था, इसको राज्यों का सीमांकन करना था कि कौन से एरिया में कहां से कहां तक का एरिया आएगा, ठीक है। और अपनी इसने एक रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में इसने माना कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण जो है वो वहां पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पे करना चाहिए, ठीक है। जो डिमांड थी उन्होंने मान ली। फिर आयोग ने 1956 में एक रिपोर्ट दी, मतलब एक अधिनियम बन गया, सॉरी, रिपोर्ट तो इन्होंने दे दी थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के आधार पर उस समय में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बाद में इन्हीं 14 राज्यों से और राज्य टूटते गए और अब के समय में 2829 जो आप राज्य देखते हो, तो इन्हीं राज्यों में से टूट कर बने, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में और बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए, ये देखिए,
क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है 1953 में। पर आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था, तो इसका आंसर है 1956। देखो सुनने में एक जैसा लग रहा है दोनों, लेकिन दोनों में अंतर है। यही आपको अंतर पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं और आप गलत कर देते हो। तो दोनों याद रखना है, आयोग बना 1953 में, अधिनियम आया 1956 में, दोनों को आपको अलग अलग दिमाग में बिठाना है, ठीक है। आगे देखो, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कुछ राज्यों का निर्माण हुआ था, ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए उस समय में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में यही राज्य इसमें प्लस होते गए, प्लस यानी अलग अलग राज्य बनते गए, तो इनकी संख्या बढ़ती गई, 14 से 20, फिर 22, 23, 24, 25 ऐसे बढ़ती गई। तो ये कैसे कैसे टूटे, कब कब बने, थोड़ा सा ये समझ लो। देखो बंबई जो है, इसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन हुआ, फिर 1960 में क्या हुआ, जो पुराना बंबई बोला जाता था, यहां से 2 राज्य बना दिए, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी 1960 में कौन से राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और गुजरात में गुजराती भाषा, ठीक है। आगे देखो, पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग जो थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग जो है 1956 में नहीं मानी। 10 साल के बाद यानी 1966 में पंजाबी जो बोलने वाले लोग थे उसको पंजाब राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और अन्य राज्य, अन्य जो हिस्सा है वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 1972 में देखो, 1972 में फिर से एक बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में। उस समय क्या हुआ, 1972 में मेघालय बनाया गया, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब अलग किए गए, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1987 में बनाए गए, और नागालैंड जो है ये काफी पहले ही बन चुका था, 1963 में ही बना दिया गया था। तो ये कुछ राज्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट करके, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर सन 2000 में फिर से मतलब इस तरीके से हुआ, तो ऐसे में 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में बने। 2014 में तेलंगाना नाम का एक राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से कई सारे राज्य बने, और अभी भी देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्तरी भाग में अलग राज्य बनाने के आंदोलन आज भी चल रहे हैं, कि वो कहते हैं हमारे यहाँ पे फिर से अलग राज्य बना दो। तो ये चीजें चलती है। तो ये जो राज्य पुनर्गठन जो बनाया गया था ना, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि राज्यों को दोबारा से पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। और ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इसके तहत ही ये नए नए राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। देखिए बच्चे, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी आपको बताई है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहो पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और वीडियो को कम से कम 2 बार देखो। क्वेश्चन इससे बाहर से आपके पेपर में नहीं आएगा, यही चीज आपके पेपर में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।